आज हमारा है सेशन नंबर 2 एडवांस एक्सेल। टॉपिक्स जो आज कवर होंगे, आज हम करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर रेफरेंसेस, ठीक है, यानी कि सेल रेफरेंसेस। फिर हम पढ़ेंगे डिफाइन नेम। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग रेफरेंस के साथ यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों के फॉर्मूले स्टार्ट कर दूंगा। हमारे पास हमारे कोर्स में जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है उसमें मोर देन तकरीबन 60 प्लस फॉर्मूले हैं, 60 के अप्रोक्स हैं, ठीक है। जो भी हमारे कोर्स में है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, उनमें से तकरीबन 20 फॉर्मूले कवर कर दूंगा मैं। उनकी कुछ कैटेगरीज हैं फॉर्मूले की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेट और टाइम से रिलेटेड फॉर्मूले कंप्लीट करूंगा आज, डेट टाइम रिलेटेड फॉर्मूले। तो ये टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक को कवर करने के बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा आगे पढ़ना है या इतने पे समाप्त करना है। ये टॉपिक से पहले मैं रुकूंगा नहीं। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? ये टॉपिक कम से कम कंप्लीट होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। पहला टॉपिक, जैसे हमने पहली क्लास में भी अपना रूल रखा था कि जब भी आपकी क्लास हो और आपको कोई टॉपिक कभी भी किसी भी दौरान समझ में ना आए तो मेरी क्लास के या मेरे लेक्चर के रुकने का वेट नहीं करना है, आपको तुरंत उसे कंप्लीट करके वहीं डाउट दूर कर लेना है। उससे आपका फायदा क्या होगा कि वो टॉपिक अभी चल ही रहा होगा तो मैं रिसेंटली उसको दूर करने में 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लूंगा। आप पूरा कंप्लीट होने के बाद डाउट पूछेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब देखो, पहले आप समझिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है। देखो, फॉर्मेटिंग आप सभी जानते हो क्या होती है। किसी सेल में जाते हैं उसे बोल्ड करते हो, फॉर्मेटिंग है। किसी सेल में जाते हो डाटा को बड़ा करते हो, फॉर्मेटिंग है। किसी सेल में जाते हो उस सेल के डाटा को आप कलर चेंज कर देते हो, फॉर्मेटिंग है। तो फॉर्मेटिंग की परिभाषा हुई चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डेटा। समझ गए? तो इसकी डेफिनेशन में ये लिख के आना है। डेफिनेशन में ये लिख के नहीं आना कि सेल में जाके उसका कलर चेंज करना फॉर्मेटिंग होता है। ये आप एग्जांपल दे रहे हो, डेफिनेशन नहीं दे रहे हो। ये एग्जांपल है। अगर आप ऐसे लिख के आते हो कि किसी सेल में जाके डाटा का कलर चेंज करना फॉर्मेटिंग होता है तो नीचे लिख देगा जब हम उसे बोल्ड करते हैं तो क्या ये फॉर्मेटिंग नहीं होता? राउंड मार के लिख सकता है। तो वो एग्जांपल दिया आपने, आपको डेफिनेशन क्या होगी? चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डेटा इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। ठीक है। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? वो चेंजिंग ऑफ अपीयरेंस ऑफ जब डेटा होता है वो किसी कंडीशन के आधार पर अगर आप सेट कर दो कि वे पर्टिकुलर कंडीशन है, अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डाटा आता होगा तो इसका ये फॉर्मेट होगा, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डाटा आता होगा तो इसका ये फॉर्मेट होगा, तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बट if we do this on a particular condition, we use conditional formatting. अब ये जो ऑप्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, ये आपको कहाँ मिलेगा? होम टैब में जाओगे, स्टाइल में जाओगे, वहां पर मिल जाता है, ठीक है। अब ये सारा का सारा हम प्रैक्टिकल करेंगे, सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया डेफिनेशन वगैरह। अब एक डाटा निकालेंगे और उस पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखो, ये आपको डाटा दिख रहा होगा सबको, ठीक है। ये मेरे पास कुछ सेल्समैन है और इनके फर्स्ट क्वार्टर की सेल दी गई है। हमको करना क्या है कि जिनकी भी सेल्स 8,000 से ज्यादा है उनको ग्रीन करना है। तो मैनुअली अगर आप इस काम को करेंगे तो कैसे करना होगा? एक एक सेल को ढूंढो और जिनकी वैल्यू 8,000 से ज्यादा है उनको ग्रीन करना स्टार्ट करो। तो आप खुद देखो, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। हम डाटा की फॉर्मेटिंग तो कर रहे हैं, चेंजिंग द अपीयरेंस, लेकिन इसमें मैनुअली किया जा रहा है काम को, और मैनुअली काम करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसको कैसे करें? अब मुझे डाटा फॉर्मेट करना है और इसकी कंडीशन भी हमको पता है, 8,000 से बड़े वाले डाटा को। तो आप क्या करो, जहां पर भी आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करना होता है उन सबको पहले सिलेक्ट कर लो। और ये मैंने एक साथ तेजी से कैसे सिलेक्ट किया? यहाँ रखा पॉइंटर, कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड कर लिया, राइट वाली एरो की दबाऊंगा तो राइट तक जाएगा और डाउन एरो की दबाऊंगा तो लास्ट डाउन तक जाएगा। ऐसे जल्दी डाटा सिलेक्ट हो जाता है।
ओके। कई लोग कंट्रोल ए दबा देते हैं, कंट्रोल ए से अराउंड का डाटा सिलेक्ट होता है, नहीं अगल बगल का भी सारा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए काम नहीं करेगा यहाँ पर। और माउस से सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन डाटा अगर बड़ा हुआ तो टाइम ज्यादा लगेगा। छोटा डाटा है तो माउस से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े डाटा में टाइम लगता है। इतना करने के बाद आपको जाना है होम टैब में, जैसे बताया था, फिर जाना है स्टाइल में, यहाँ मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें बहुत सारे रूल होते हैं। हमारा रूल यहाँ फ्लिट होगा हाईलाइट वाला, हमें डाटा हाईलाइट करना है, तो अपनी कंडीशन के हिसाब से हमें डाटा हाईलाइट करना होगा। हमारी कंडीशन थी ग्रेटर देन वाली, ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नंबर लिखेंगे, कितना था 8000। अब यहाँ पे कलर डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमको बने बनाए कलर दिए हुए हैं, हमने ग्रीन का बोला था, ग्रीन कर सकते हैं। अगर आपको अपनी मर्जी से कोई कलर देना है तो कस्टम भी दिया हुआ है, आप कस्टम पे जाएं, बैकग्राउंड कलर को ग्रीन सेट करें और फॉन्ट के कलर को हम यहाँ से व्हाइट सेट कर देते हैं, डाटा को बोल्ड कर देते हैं। अब हम करते हैं ओके। जैसे आप ओके करेंगे, वहां देखिए जिस जिसकी वैल्यू 8000 से बड़ी थी ऑटोमेटिक हो गया काम, समय बच गया हमारा। और ये पूरी तरह से डायनेमिक होता है। व्हाट डज इट मींस, किसी अगर एक सेल में वैल्यू आपने चेंज कर दी तो भाई ये अपने आप ग्रीन वाली कैटेगरी में आ जाएगा, और अगर किसी सेल की वैल्यू कम हो गई तो ये अपने आप ग्रीन से बाहर निकल जाएगा। ये लगातार इस पे जारी रहेगा। गॉट इट। एक डाटा सेट के ऊपर ये जो आपने लगाई एक सिंगल फॉर्मेटिंग लगा दी, आप एक ही डाटा सेट पर मल्टीपल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। जैसे मुझे इस पे सेट करना है कि जिनकी वैल्यू 5000 से कम है वो रेड हो जाए, तो आप फिर से डाटा सेलेक्ट कर लीजिए। इस बार रूल लगेगा लेस देन वाला, कितनी वैल्यू 5000 से छोटी, क्या करना है उनको रेड करना है। ओके किया, हो गया सेट मामला। बिटवीन का भी ले सकते हैं, जिनकी वैल्यू 5 और 8 के बीच में आती है उनको हम लोगों को क्या करना है, रेड करना है। ठीक है, क्या करना है, रेड करना है। तो यहां पर हम गए, यहां पर मैंने डाटा सेलेक्ट कर लिया, बिटवीन ले लेंगे। वैल्यू क्या रहेगी बिटवीन में, 5000, और यहाँ पे रहेगी 8000, और इसका डाटा हमने कर दिया ये। अब आपका पूरा डाटा कवर हो चुका है। जिनकी सेल्स अच्छी है वो ग्रीन दिख रही है, जिनकी सेल्स बेकार है वो रेड दिख रहा है, और जिनकी एवरेज औसतन सेल है वो येलो हो गया। कोई डाटा नहीं बचेगा, सब डाटा कवर हो गया। अगर आपको कभी अपने रूल में बदलाव करना है, चेंजेस करने हैं, जैसे हमको इसमें चेंजेस करना है कि जिनकी सेल्स 9000 से बड़ी है उनको ग्रीन करना है, हमने तो 8 वालों को किया हुआ, 9 से ऊपर वालों को करना है, तो मुझे अपने रूल में एडिट करना होगा। तो किसी भी बने हुए रूल को एडिट कैसे करते हैं, वापस से अपने डाटा को सिलेक्ट करो आप, वहां पर आपको मिलेगा कंडीशन फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल, तो मैनेज रूल में जाके रूल को एडिट किया जा सकता है। इस पर क्लिक करें, जो भी रूल आपको एडिट करना है उस रूल को सिलेक्ट करें और एडिट पर क्लिक करें। अब 3 रूल में से कोई पर्टिकुलर रूल अगर आपको डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकते हैं, कोई नया रूल बनाना हो उसको डिलीट करके तो नया रूल भी बनाया जा सकता है। हमको इसे एडिट करना था तो एडिट करेंगे, और यहाँ पर हम एडिट करके क्या लिख रहे हैं, सेल वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 8000, तो 8000 की जगह लिख दूंगा 9000। कलर भी चेंज करना है तो चेंज किया जा सकता है। अभी फिलहाल हम ओके करते हैं। आप देखिए जिनकी वैल्यू अब 8 की बजाय 9 से बड़ी थी वो हाईलाइट होने लग गए। अगर आपको ये सारे रूल एक ही क्लिक पे हटाने हैं, एक एक करके तो हटा सकते हैं, बताया था आपको, एक ही क्लिक पे हटाने हैं, तो यहाँ आपको एक रूल मिलता है क्लियर रूल, और ये सेकंड बटन दबा देना, आप समझ जाएंगे। पूरी शीट में कहीं पर भी रूल होगा सब साफ कर दिया जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? अब आते हैं टॉप बॉटम रूल पे, दूसरी कैटेगरी है इसकी टॉप बॉटम रूल। हाई रूल हमने समझ लिया, तो मैं जो जो रूल हमने पढ़े हैं उसका एक बस हाईलाइट या पॉइंट करके हाईलाइट करके लिख देते हैं। हमने यहाँ पढ़ा हाईलाइट रूल, ठीक है। एक रूल होता है टॉप बॉटम रूल, रूल से ही समझ में आ रहा होगा क्या काम करता है। मान लीजिए किसी ने आपको बोल दिया कि ये जो डाटा सेट आपके पास है, इस डाटा सेट में जो बॉटम के 25% रिकॉर्ड हैं उनको हाईलाइट कर दो। बॉटम के 25% रिकॉर्ड, जिनकी सेल सबसे कम हुई है, 25% रिकॉर्ड बताइए कौन से हैं, वो कितनी सेल्स हैं। आपने डाटा को सिलेक्ट करना है, यहां से आपको मिलेगा टॉप बॉटम रूल, और आपका केस है बॉटम परसेंटेज। हमें यहाँ परसेंटेज की मात्रा यानी उसका अमाउंट चेंज करके 25 करना है, कलर आपके ऊपर है। तो जिनकी भी 25% बॉटम सेल्स है वो डाटा हाईलाइट होने लग जाएगा। टॉप का स्कोर चाहिए बॉटम की जगह तो टॉप का ले सकते हैं, एवरेज स्कोर चाहिए तो एवरेज ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप टॉप बॉटम रूल पे काम कर सकते हैं। एडिट करना है तो एडिट कर लो, बॉटम में नीचे से लोएस्ट,
आप समझे नहीं? बॉटम का मतलब होता है लोएस्ट। आपकी क्लास में जिसका नंबर सबसे कम है वो बॉटम। बॉटम मतलब नीचे से, नीचे मतलब लोएस्ट, टॉप मतलब हाईएस्ट। अब इस सेल में बॉटम मतलब ये 347 बॉटम में आता है। अब भी किसी बंदे ने सेल करी 7657, इसने ये कम में आ गया ना, तो कम वाले पकड़ने हैं। ये जो रिकॉर्ड सिलेक्ट किया है ना आपका, जितने भी रिकॉर्ड अनसिलेक्टेड है ना वो इनसे बड़े हैं। देख लो आप कोई भी नंबर पकड़ लो, 4382, इससे छोटा नंबर आपको नीचे इनमें मिलेगा ही नहीं कहीं, देख लो। ये सारे के सारे कम वाले नंबर है, ठीक है। रूल को हटाना हो वापस जाएंगे, रूल को यहाँ से साफ कर देंगे। ये भी समझ में आ गया। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने कलर स्केलिंग करी थी। जिनकी सेल्स अच्छी थी ग्रीन किया था, बेकार वालों को रेड किया था, एवरेज वालों को येलो किया था। ये सारा सिस्टम हमको ये ऑटोमेटिक भी देता है, हमको मैनुअल नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करो, आप फिर से डाटा को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे जाके कलर स्केल्स चला दो, पहला रूल। अब देखो सिस्टम समझिए, जिनकी सेल्स अच्छी है वो ग्रीन है, अपने आप आ रहा है। अब ये किस बेस पर दे रहा है इस काम को, उसके लिए एक छोटा सा सिनेरियो यहाँ समझना। मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिए हुए हैं, इनके ऊपर अगर मैं ये रूल अप्लाई करता हूँ तो कैसे काम कर रहा है। अब देखो, जिसकी सेल्स सबसे ज्यादा वो ग्रीन है, और जिसकी सेल्स वैल्यू सबसे कम वो रेड है। और जो नंबर जिसके पास उसमें वही कलर, जैसे 2 किसके पास है, 1 के पास है, तो इसमें रेड दिख रहा है। अब इस सेल से क्या अंदाजा लग रहा है, ये बहुत अच्छी सेल है और ये सेल एवरेज है, पीला दिख रहा है ना। इस डाटा को देख के क्या लग रहा है, ये बेकार सेल्स में आता है, ये ठीक ठाक सेल में आ रहा है। ग्रीन दिख रहा है ना हल्का कलर, लाइक दिस। इस तरीके से आपको एक आइडिया लग जाता है वैल्यू अच्छी है या बेकार है, कलर स्केल से, ठीक है। अच्छा, एक रूल और होता है, उसको बोलते हैं आइकन सेट। जैसे अब की बार हमें आइकन चलाने हैं, जैसे ग्रीन लाइट, रेड लाइट, इस तरीके से आइकन आ जाए, तो आप यहाँ पर आइकन भी यूज कर सकते हैं। मैंने ये आइकन यूज कर लिया। तो देखो 3 तरह की लाइट्स यहाँ पर जल रही हैं, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन मतलब अच्छा है, रेड मतलब बेकार, और येलो मतलब एवरेज। तो देने का अलग अलग तरीका है, बस इस चीज को आप यहाँ से भी देख सकते हैं। दिख रहा है आपको? तो जो बेकार सेल्स हैं वो रेड हो गई हैं, अच्छी वाली सेल ग्रीन हो गई हैं, और जिनकी वैल्यू बिल्कुल एवरेज है वो येलो हो गई। इसी आधार पर इसने इनको भी लाइट्स कलर दे दिया, है ना। तो ये थे जो आपने पढ़े सिग्नल रूल। अच्छा, एक डाटा बार सिग्नल भी होता है, उसको बनाकर दिखाते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर मान लीजिए किसी बच्चे ने एक एग्जाम दिया, एग्जाम का टोटल जो स्कोर था वो था 100, और ये बच्चों ने अलग अलग स्कोर किया। इसको हमें एक प्रोग्रेस बार की तरह यहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले क्या करो, ये डाटा यहाँ कनेक्ट कर लो, इक्वल टू करके सेल आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये सेम वैल्यू आ जाएगी। आ गई। अब इसको ड्रैग कर लो ताकि बाकी सबका डाटा नीचे तक आ सके। अब इन सभी को सिलेक्ट करते हुए आपको कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग में जाना है। यहाँ आपको एक रूल मिलेगा डाटा बार। डाटा बार में यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको नीचे जाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आप जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा बार ओनली, इस पर क्लिक कर देना ताकि बार आ जाए। इसके बाद यहाँ से आप कलर दे दीजिएगा कि किस तरह का कलर आप देना चाहते हैं। अब आपको ओके करना है, आपको एक बार सिग्नल दिख रहा होगा। अब मान लीजिए इस बच्चे का स्कोर 12 है, हमने 65 कर दिया। इस बच्चे का स्कोर मैंने 11 कर दिया। चल रहा है ना सिग्नल बार, जिसकी जैसी वैल्यू वैसा ही सिग्नल आपको दिखेगा। तो दैट प्रोग्रेस बार आपको साइड में दिखता रहेगा। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाता है। किसी बच्चे को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ये शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल रेफरेंस। अगला टॉपिक हमारा सेल रेफरेंस। देखो ये क्या होता है। तो पहले समझिए सेल रेफरेंस क्या चीज होती है। सेल रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस ऑफ द सेल, या फिर नेम ऑफ द सेल, या फिर लोकेशन ऑफ द सेल। तो इसी को सेल रेफरेंस कहते हैं। जो सेल का नाम होता है वो सेल रेफरेंस होता है। अब सवाल आता है कि ये क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज इट। वी यूज सेल रेफरेंस टू कनेक्ट वन सेल विद अदर सेल। एक सेल के डाटा को दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी एक सेल में अगर डाटा है दूसरे सेल में यूज करना है, वहां यूज होता है, ठीक है। मोस्टली इसका यूज होता है फॉर्मूले में। आप एक्सेल के क्या सीखने वाले हो इसके थोड़ी देर बाद, फॉर्मूले। जितने भी फॉर्मूले आप लगाते हैं हर फॉर्मूले में सेल यूज होता है। फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, डाटा देते हैं।
डाटा किसी और सेल में होता है, तो वो डाटा हम उसको देंगे कैसे, रेफरेंस से देंगे। रेफरेंस को सीखना इसलिए जरूरी होता है। अगर आपने रेफरेंस नहीं सीखे तो आप फॉर्मूले नहीं लगा पाएंगे, हर फॉर्मूले में रेफरेंस लगता है। अब रेफरेंस लगाने के एक्सेल में 4 तरीके होते हैं, रेफरेंस लगाने के 4 तरीके होते हैं। देयर आर 4 ways to implement the reference in Excel। 4 तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है इसका, उसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। क्या कहते हैं उसे, रिलेटिव रेफरेंस। कैसे लगता है उसका एग्जांपल देखिए, आप लगाएंगे सबसे पहले इक्वल टू, रेफरेंस हमेशा कैसे लगेगा, इक्वल टू सबसे पहले, उसके बाद सेल का नाम लग गया। इस तरीके से अगर आपने कहीं रेफरेंस लगाया तो वो रिलेटिव रेफरेंस कहलाता है। कौन सा कहलाता है, रिलेटिव रेफरेंस। चलो इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। ये मेरे पास शीट आ गई। आपको इसे प्रैक्टिकली समझाने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखने होंगे, तो मैं यहाँ पर जल्दी से नंबर लिखूंगा, ठीक है। अब जिस भी तरीके से मैं नंबर लिखूं, वो कैसे मैंने लिखे ये सवाल आप नहीं करेंगे। गॉट इट? क्यों नहीं करेंगे, अभी उस लेवल पर नहीं हो, ठीक है। नहीं तो फिर मैं ऐसे करूंगा, अच्छा लग रहा है तुमको, ठीक है। तो मैं जल्दी से नंबर ले आता हूँ टाइम बचाने के लिए। आप लोग ये सवाल नहीं करेंगे, उससे ये नंबर कैसे आए। तो मेरे पास यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नंबर्स आ गए हैं, वक्त आने पर आपको बताया जाएगा ये कैसे आए। अभी आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे नंबर अपना कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके ले आना। यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने एक फॉर्मूले का यूज करा है। किसका यूज करा था, एक फॉर्मूले का। और अभी तक आपके फॉर्मूले स्टार्ट नहीं हुए हैं, इसलिए ये बताना भी उचित नहीं है। गॉट इट? अब यहाँ जाइए आप। अच्छा देखो, यहाँ पर ये मेरे पास डाटा है पूरा का पूरा, ठीक है। इस एक सेल है जिसका नाम है B4। मुझे ये सेल यहाँ कनेक्ट करना है, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे ये सेल कनेक्ट करना है बच्चों, इस जगह पे आई वांट टू कनेक्ट इट। तो इस सेल को अगर मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल दूं तो आपको लगेगा कि जो इस सेल में वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई, लेकिन ये कनेक्ट नहीं हुआ है। अगर मैंने इसे चेंज किया तो क्या यहाँ चेंज आएगा, तो ये कनेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि कनेक्ट कैसे पता लगता है, यहाँ मैंने कहीं लिखा है ऐसे इक्वल टू करके सेल का नाम, तो कनेक्ट नहीं हुआ है, रेफरेंस ही नहीं है यहाँ पे, कनेक्ट कैसे हो जाएगा। तो देखिए अब लिख के दिखाते हैं। मैंने लिखा इक्वल टू, इस सेल का क्या नाम है B4, ये लिख दो B4 होगा कनेक्ट, या माउस से सिलेक्ट कर लो, बात एक ही है, ये हुआ है कनेक्ट। देखो आगे वैल्यू, ये कनेक्ट है भाई साहब, अगर वैल्यू चेंज करोगे तो वहां भी होगी, दिस इज कनेक्ट। यहाँ तो कोई डाउट आपका, ठीक है, दिमाग लगा के समझना है। अब इसको रिलेटिव रेफरेंस क्यों कहते हैं ये समझना है आपको, तो थोड़ा सा आपको समझाते हैं। आपने रिलेटिविटी पढ़ा है कभी, साइंस वाइंस में पढ़ा हो, रिलेटिविटी की थ्योरी होती थी, जो चीज मोशन में है वो चीज मोशन में रहती है, और जो चीज स्टैटिक होती है वो स्टैटिक रहती है। इसका अर्थ समझिए, आप अगर एक बस में बैठे हो, एक बस है जो 60 की रफ्तार से चल रही है, और आप अगर उस बस में बैठे हो, बस मोशन में है तो आप भी मोशन में हो, आपकी भी स्पीड 60 की है, ठीक है। समझ आ रही है कहानी? अगर आप एक बस में बैठे हैं, बस की स्पीड 60 है तो आपकी भी स्पीड 60 है, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव हो गया, आप बस के रिलेटिव है, हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए कैसे काम करता है। ये डाटा है 89, ये 89 मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो ये डाटा इसके कॉरस्पॉन्डिंग में रिलेटिव हो गया है। व्हाट डज इट मींस, मानकर चलो ये है पैसेंजर और ये बस है, ये पैसेंजर बस में बैठ गया उसमें, समझ गए। अगर ये बस, ये मैंने कॉपी कर लिया, अगर ये बस 1 किलोमीटर साउथ की तरफ गई, नीचे की तरफ गई, तो वो पैसेंजर भी तो 1 कदम आगे आ जाएगा। वो बस दिल्ली में है, आप बैठ गए बस में, बस बैंगलोर चली गई तो पैसेंजर कहाँ मिलेगा उसे, जब वो बस से उतरेगा तो वो कहाँ मिलेगा, अपने आप को कहाँ देखेगा, मैं कहाँ गया बैंगलोर, उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। ये जो डाटा था इसकी लोकेशन कितनी थी, 89, इसमें चढ़ गया। इसको जब आपने कॉपी किया
और 1 किलोमीटर आगे पेस्ट किया तो इसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। ये पैसेंजर भी 1 पॉइंट आगे गया तो कितना उत्तर आएगा 20। इसको रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। अभी फिर समझिए, मैंने इसे कॉपी किया, 1 2 3 4 5 कदम आगे चला गया, क्या उत्तर आएगा 28। उसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये भी 5 कदम आगे जाएगा। हर डायरेक्शन में होगा ये। अगर ये मूव करता है राइट साइड 3 कदम आगे तो डाटा राइट साइड 3 कदम आगे 89, 4 कदम आगे 47। अगर ये डायगोनली मूव करता है कॉपी और ये 1 2 यहां पर मूव करा तो इसका उत्तर कितना बनेगा 93। डायगोनली मूव कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ कवर हुआ। कोई डाउट है, कोई पूछना है किसी को कुछ? हाँ जी, रेफरेंस है ना, ऑटोमेटिक रेफरेंस आपने लगा दिया तो अपने आप ही आएगा। आपको कॉपी करके डालना है तो अपने आप आएगा। ठीक है, अगर मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा तो बाकी सबका डाटा आ जाएगा, इधर ड्रैग करूंगा तो बाकी औरों का भी डाटा आ जाएगा। इसी वजह से आता है। थोड़ी देर पहले मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं सिखाई थी, डाटा कनेक्ट करा था। डाटा कनेक्ट करा था जब 100 को ट्रैक नहीं करा था, सबका डाटा नहीं आ गया था, वो रिलेटिव रेफरेंस ही तो था। हाँ, दैट इज रिलेटिव रेफरेंस। आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे, स्टार्टिंग में कभी पढ़ा होगा, आपके टीचर ने बताया होगा सम कर लिया करो बेटा ऐसे। आप देख नहीं रहे रिलेटिव रेफरेंस है। उसके बाद आपके टीचर क्या बोलते हैं, बेटा खींच दो आपका उत्तर आ जाएगा। आता है ना उत्तर ऐसे, आता है ना। तो इसके पीछे का साइंस पता लग गया। अगर उस दिन टीचर से ही सवाल करा होता आपने कि सर ये आया कैसे, हमने तो 328 लिया था, तो वो उसकी कहानी को वहीं क्रैक कर देते टीचर। हमने कभी पूछा नहीं, आज हम पढ़ रहे हैं एक बड़े लेवल पे तो हमको उसका साइंस पता लग रहा है पीछे का। ये किस वजह से हो पाया, रिलेटिव रेफरेंस की वजह से हो रहा है। चलिए अगला टॉपिक आता है यहाँ पर। तो सेकंड टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस कुछ इस तरीके से दिया जाता है, इसमें दोनों तरफ डॉलर का साइन होता है। जब भी आप कोई रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस सेल का नाम होता है। सेल का नाम दो चीजों से मिलकर बनता है, कॉलम का नंबर और रो का नंबर। जो अल्फाबेट्स आपको दिखते हैं वो कॉलम होते हैं और जो नंबर्स आपको दिखते हैं वो रो होती है। ओके, इनके आगे डॉलर का साइन अगर आप लगा देते हैं तो वो एब्सोल्यूट बन जाता है, वो बन जाता है एब्सोल्यूट। इसमें चेंजेस नहीं होता। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि वो पैसेंजर बस के सामने तो खड़ा है लेकिन बस में कभी चढ़ा नहीं। बस तो मूव करेगी लेकिन पैसेंजर की लोकेशन हमेशा वही रहेगी, डेटा चेंज नहीं होगा। इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये कनेक्ट तो कर लिया, आ जाएगी वैल्यू, और इसको मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ जिसका शॉर्टकट होता है F4, फंक्शनल की F4। क्या हो गया, लॉक। एंटर कर दिया, उत्तर तो आ गया और ये कनेक्ट भी है। लेकिन ये पैसेंजर कभी इस बस में चढ़ा ही नहीं। जब आप बस में चढ़ोगे ही नहीं और बस बैंगलोर को छोड़ के दिल्ली चली गई तो आप तो बैंगलोर में ही हो, आप थोड़ी ना दिल्ली पहुंचे। इसका मतलब अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूं तो इसका उत्तर 12 ही आएगा। इस पैसेंजर की लोकेशन चेंज नहीं हुई है, वो 12 पे ही दिखाएगा आपको। ये देखिए, इसमें पैसेंजर बैठा हुआ है ना, पैसेंजर की तो लोकेशन बता रहा है। इसमें आपने इसी को तो चढ़ाया था तो इसकी लोकेशन कहीं चले जाइए, ये मूव नहीं करेगी, कहीं चले जाओ, चाहे तिरछा जाओ, सीधा जाओ, आड़ा जाओ, जहां मर्जी चले जाइए। अब इसको चाहे नीचे तक ड्रैग कर दो, उत्तर चेंज नहीं होगा। अगर इस चीज को आप जान जाते तो उस बार जब आपके टीचर आपको सिखा रहे थे कि सम लगा दो, आप थोड़ा उनके साथ खेल लेते, इसको लॉक कर देते अगर ऐसे, और टीचर को बोलते सर मेरा तो नहीं आ रहा टोटल, क्योंकि आता ही नहीं टोटल। समझ में आया क्यों नहीं आया टोटल? क्योंकि लॉक कर दिया तुमने, और जब लॉक कर दिया तो आगे जाएगा ही नहीं वो। ये हर बार इसी का टोटल करता रहेगा, बस इसी का टोटल कर रहा है, इन वाले डाटा का टोटल नहीं कर रहा, क्योंकि डाटा आपने क्या कर दिया, लॉक कर दिया, रेफरेंस चेंज ही नहीं हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट रेफरेंस। समझ में आ गया? अब आ जाइए एक थर्ड टाइप के रेफरेंस पे,
जिसका नाम है मिक्स्ड रेफरेंस। नाम से समझ में आ गया होगा, इसमें दोनों तरह का रेफरेंस होता है। जैसे कि $3, इसमें हमने रो को एब्सोल्यूट कर दिया, या फिर $D3, इसमें हमने कॉलम को एब्सोल्यूट कर दिया। इसमें एक चीज एब्सोल्यूट होती है और एक चीज रिलेटिव होती है। इसको मिक्स रेफरेंस कहते हैं। इसका प्रैक्टिकल देखिए आप। देखो इसको ध्यान से समझना, ये समझ में नहीं आता आदों को। इसको सिलेक्ट किया मैंने, F4 को 2 बार दबाया, तो इसमें रेफरेंस लग गया मेरा मिक्स्ड। इसमें एब्सोल्यूट कौन हो गया? रो हो गया। जो चीज एब्सोल्यूट होती है उस डायरेक्शन में डाटा चेंज नहीं होता। तो मैंने रो को एब्सोल्यूट किया है, तो रो की डायरेक्शन ऊपर नीचे करने से बदलती है। तो मैं ऊपर नीचे कितना भी कर दूं ये चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें कॉलम एब्सोल्यूट नहीं था, तो कॉलम की दिशा में अगर जाऊंगा तो ये चेंज होगा। समझे बात? अब इसका उल्टा करके देखिए। अब इस बार तुम लोग बताना। देख लिया डाटा अपने आप से दिमाग में बैठा हुआ, ठीक है। अब ये बताओ, अगर नीचे करूंगा तो चेंज होगा कि नहीं होगा? देख लो एक बार, देख लो एक बार सब। इसमें नीचे जब हम लेके जाएंगे तो कौन सी चीज बदलती है, रो या कॉलम? रो, रो। ऊपर नीचे करने से रो बदलती है। तो समझ में आ रहा है ना, रो बदलती है। क्या रो को मैंने लॉक कर रखा है? तो जब रो को लॉक नहीं किया तो चेंज होगा? होगा। लॉक हमने किसको कर रखा है? कॉलम को। कॉलम लॉक है, चेंज नहीं होगा। कॉलम की दिशा में डाटा चेंज नहीं हुआ, 12 ही आ रहा है, 6 नहीं आया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्स रेफरेंस बोलते हैं। कोई सवाल इसमें? अगला हमारा सवाल है 3D रेफरेंस। 3D रेफरेंस में क्या होता है कि अभी तक आप लोगों ने क्या करा है, आपने 2 सेल कनेक्ट करे हैं और वो दोनों के दोनों सेल सेम शीट पर थे अभी तक। लेकिन अगर 2 सेल आपको कनेक्ट करने को मिले और वो दोनों सेल अलग अलग शीट पर हों, तो उस केस में 3D रेफरेंस यूज होता है। यानी कि यूज्ड व्हेन वी हैव टू कनेक्ट 2 cells that are on different sheet, तब हम इसे यूज करते हैं। इसको यूज करने का तरीका, सबसे पहले शीट का नाम लिखना है, फिर एक्सक्लेमेशन, फिर रेफरेंस। करें? अब यहां देखिए इसको, मान लो मेरे को मिक्स वाली शीट पे एक रेफरेंस है B4, ये डाटा मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो कैसे आएगा? इक्वल टू शीट का नाम, अंदर जाने के लिए एक्सक्लेमेशन, सेल का नाम क्या था? B4, मार दो एंटर, आ गया डाटा। होगा ना कनेक्ट? अब ये जो B4 है ये रिलेटिव है, देख लो, है ना। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो डाटा चेंज हो जाएगा, और ये कनेक्टेड है। अगर मैंने ये 12 चेंज करके 54 कर दिया ना, तो वहां भी 54 मिलेगा आपको। तो ये होते हैं रेफरेंस जो कि यहाँ खत्म हो जाते हैं। सिंगल शीट पे करना बता दिया, मल्टीपल शीट पे आपको करना बता दिया, ये कंप्लीट हुआ। एक बार कंफर्म करो, कोई डाउट है किसी का? अब आ जाइए अगले टॉपिक पे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पर डिफाइन नेम। डिफाइन नेम, देखो डिफाइन नेम क्या होता है।
डिफाइंड नेम हम क्या करते हैं कि किसी भी सेल या किसी भी रेंज को हम अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं। अभी तक क्या होता है कि सेल या रेंज के जो नाम होते हैं ना बड़े अजीबोगरीब होते हैं। सेल का नाम देखो कैसा होता है, D3, D4, है ना। रेंज का नाम कैसा होता है, A12, D6, अजीबोगरीब नाम होते हैं, तो हम उनको अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं। यूज टू गिव द नेम टू द सेल और रेंज। ये मिलता कहाँ है आपको, एक फॉर्मूला नाम का टैब होता है आपके पास, उसके अंदर डिफाइन नेम नाम का ऑप्शन होता है, उसमें जाके मिलता है। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, हाउ वी कैन डू दिस। देखो ये मेरे पास डाटा है पूरा, ठीक है, ये पूरा डाटा है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक। मैं इसको नाम देना चाहता हूँ, मैं इसको अपनी मर्जी से एक नाम देना चाहता हूँ, माई डाटा। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मूले में गया, डिफाइन नेम पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ इसको नाम दे सकता हूँ, बस इतना ही काम है, दे दिया नाम। अब आपको इससे क्या फायदा हुआ, फायदा बताते हैं। मान लो कल को मुझे इस पूरे डाटा का टोटल करना है कि सभी नंबरों को अगर जोड़ दूं तो कितना बैठेगा, तो मैंने फॉर्मूला लगाया सम नाम का। अब मेरे को ये डाटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है माउस ले जाके, मैं माई डाटा लिख दूंगा, अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। हो गया टोटल। अगर मैं किसी दूसरी शीट पे हूँ और यहाँ पे उनका टोटल करना है, तो मुझे वहां जाके उसका नाम वाम लिखने की जरूरत नहीं है। अभी 3D की तरह है, शीट का नाम लिखूं फिर रेफरेंस लगाऊं, मैं सीधा लिख दूंगा माई डाटा, आ गया। कल को अगर वो डाटा मुझे यहाँ यूज करना है, वो सारा डाटा मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो मैं इक्वल टू माई डाटा लिख दूंगा, वो डाटा ही आ जाएगा। वो पूरा डाटा माई डाटा के अंदर है, जहां मर्जी यूज करना है यूज कर सकते हो आप। समझ में आ गया। कल को आपको ये पता करना है कि जो माई डाटा है उसमें एक्चुअली डाटा कौन सा है, कल को भूल गए तो तुम फॉर्मूले में जाओ, नेम मैनेजर पे क्लिक करो, जो भी आपने नाम बना रखे होंगे हर सेल के रेंज के, वो नाम यहाँ दिखेंगे। अब आपको ये पता करना है कि इन चारों शीट में से ये दिया किसको है नाम, आपने कौन सा डाटा है, इसका ओरिजिनल डाटा कौन सा है। तो इस पर नीचे क्लिक कर देना, अपने आप ये ओरिजिनल डाटा सेट पे ले जाएगा, ये रहा, ले गया वहां पे। तो डिफाइन नेम ये होता है, खत्म हो गया। कल कोई डिफाइन नेम आपको डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट। कोई डाउट इसमें किसी का, खत्म। अब एक आखिरी टॉपिक आप लोगों का, फिर अपना बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, डेट टाइम से रिलेटेड फंक्शन। हमने यहाँ पर अपने फंक्शंस को 5 से 6 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तकरीबन 60 फॉर्मूले हैं आपके पास। तो सबसे पहले हम डेट टाइम से रिलेटेड फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो कुल मिलाकर हमारे पास उससे रिलेटेड 15 फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। अब स्टार्ट होते हैं हमारे फॉर्मूले। डेट एंड टाइम रिलेटेड फंक्शंस इन एडवांस एक्सेल, तो उनको सबको एक साथ यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये शीट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मैंने इसमें 2 कॉलम बनाए हुए हैं, नेम और डिस्क्रिप्शन। आपके फॉर्मूले का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और ये क्या काम करता है यहाँ पे लिखा हुआ है। पीले कलर की पट्टी पे मैंने फॉर्मूले का एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये शीट एज इट इज आपके पास आएगी, तो आपको कुछ लिखना नहीं है, सिस्टम पे सब कुछ है बताना है, टाइम वेस्ट नहीं करना आपको लिखकर। तो पहला फॉर्मूला है नाउ, इसका काम होता है सिस्टम का करंट डेट और टाइम डिस्प्ले कराना। तो जैसे कि आपको ये पता करना है कि अभी आपके कंप्यूटर में क्या टाइम हो रहा है, क्या डेट है आज की, वो आपको डिस्प्ले करनी है। तो फॉर्मूला लगाएंगे आप यहाँ पे नाउ का। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल टू से स्टार्ट होता है, ठीक है, या फिर प्लस के साइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं फॉर्मूले को स्टार्ट करने के लिए। तो हम इक्वल टू लगा देते हैं, फॉर्मूले का नाम होगा नाउ। जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखते हो तो उसके अंत में ऐसे 2 ब्रैकेट भी होती है। किसी किसी के अंदर कुछ डाटा डालना पड़ता है, किसी में नहीं डालना पड़ता, ये हम अपनी मर्जी से नहीं करते, एक्सेल की रिकमेंडेशन पे करते हैं। अगर कोई फॉर्मूला आपसे डालने के लिए कहता है तो कंपलसरी है, डालना पड़ेगा। अभी आप नाउ फॉर्मूले को देखो, नीचे हिंट दे रहा है, क्या इसमें हिंट में कुछ मांग रहा है अंदर ब्रैकेट में, देखो, तो भाई नहीं डालना। समझ आ गया, नहीं डालना। आप ब्रैकेट खाली छोड़ के एंटर मारो, आ गया। यही वक्त हो रहा है इस वक्त, और यही तारीख है। दूसरा फॉर्मूला है टुडे। इसका यूज होता है जब आपको केवल डेट प्रिंट करनी हो आज की।
हाँ दिखाएगा, टाइम मत लेगा दिखाएगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ टाइम चेंज करना है, क्या डेट देना है, टाइम देना ही नहीं है, तो यहाँ पर फॉर्मूला आप यूज करेंगे टुडे। क्या यूज करेंगे? टुडे। अभी जैसे एंटर करेंगे टाइम देखना चेंज हो गया, 18 था ना, कितना हो गया, गॉट इट, डेट आ गया आपका, डेट आ जाएगा। एक फॉर्मूला होता है आपके पास डेट, ये क्या करता है, ये आपको डेट एंटर करने की परमिशन देता है, यानी आप इस फॉर्मूला को यूज करके कोई भी कस्टम डेट डाल सकते हो। अभी तो कंप्यूटर की डेट आती है, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो, जैसे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ कभी डालनी पड़ जाए। तो सबसे पहले आप क्या डालेंगे, अब देखो पैरामीटर पूछ रहा है, जिस ऑर्डर में पूछ रहा है, जैसा पूछ रहा है वही डालो। ईयर पूछ रहा है पहले आपसे, ईयर डाल दो, फिर महीना पूछ रहा है, महीना डाल दो, फिर तारीख पूछ रहा है, तारीख डाल दो। ये बन गया 9 अप्रैल। ठीक है, इसका फॉर्मेट चेंज करना है, सही से समझ में आए, ये यूएस फॉर्मेट होता है, इसको चेंज करना है आपको अपने फॉर्मेट में। तो शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट 3 नंबर, हो गया सेट, कंट्रोल शिफ्ट 3 नंबर आपको दबाना है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है टाइम, इसमें आप कोई भी टाइम एंटर कर सकते हो, जैसे आप लिखिए टाइम, आपको डालना है सुबह के 5:30, तो आवर 5 हो गया। अगर आपको शाम के 5 बजे का टाइम डालना होता तो इसमें +12 कर देना, समझ में आ रही बात, शाम का डालना है तो क्या करना, +12 कर देना, या डायरेक्ट 17 लिख दो, एक ही बात है, 24 घंटे होते हैं एक दिन में। फिर डालो मिनट और फिर डालो सेकेंड, तो शाम के 5:30 बजे का, ऐसे टाइम में डाल सकते हो। अगला हमारे पास फॉर्मूला होता है ईयर, ये क्या करता है, जैसे मान लो आपको कोई डेट दे रखी है एक्सेल में और इसमें से सिर्फ ईयर निकालना है आपको, तो आप ईयर नाम का फॉर्मूला यूज करो और जो डेट आपके पास है ना वो इसको दे दो सिलेक्ट करके। अब इसी को तो बोलते हैं रेफरेंस, देखो रेफरेंस यूज हो रहा है, इस सेल का डाटा यूज हो रहा है, और ये कौन सा रेफरेंस हो गया, रिलेटिव। इससे क्या फायदा होगा, एक बार फॉर्मूला लगा के छोड़ दिया, अगर यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी डेट होती तो मैं अपने फॉर्मूले को सीधा ड्रैग करता, सबका निकल जाता, समझ गए बात। अगला मेरे पास फॉर्मूला आता है मंथ, ये मंथ निकाल के देता है, अब मेरे को इस डेट का महीना पता करना है, तो मंथ, ये आ जाएगा मंथ, 10वां महीना। एक होता है डे, ये तारीख निकाल के देता है, तो 12 तारीख। एक फॉर्मूला होता है टेक्स्ट, ये हमको टेक्स्ट की वैल्यू निकाल के देता है, जैसे किसी भी डेट के अंदर मंथ का नाम टेक्स्ट में भी तो होता है, जनवरी फरवरी टेक्स्ट में होता है ना, तो आप किसी भी मंथ का नेम टेक्स्ट में निकाल सकते हो। ये ले लो वैल्यू, और टेक्स्ट में मंथ का नाम चाहिए, फॉर्मेट बनाना होगा डबल कोट्स, अगर टेक्स्ट में मंथ का नाम चाहिए 4 बार एम लगाना है, याद करना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, आप वीक डे निकाल सकते हो, संडे मंडे होता है जैसे, फॉर्मूला लगाओ टेक्स्ट, उसके लिए फॉर्मेट होता है 4 बार डी। ठीक है, यहां तो कोई डाउट किसी को। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है डेट डिफरेंस, ये दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालता है, जैसे किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट थी 27 नवंबर 2005 और उसकी रेजिग्नेशन डेट थी 6 मई 2009, हमको ये पता करना है टोटल कितने साल काम किया। फॉर्मूला लगाएंगे डेट डिफरेंस, सबसे पहले उसकी ज्वाइनिंग डेट ले लो, फिर उसकी रेजिग्नेशन डेट ले लो। अब डिफरेंस जिसमें चाहिए वो फॉर्मेट लगाना है, अगर ईयर में चाहिए तो वाई लिखो, और मंथ में चाहिए एम, और डे में चाहिए तो डी, आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे चाहिए। आपको ईयर में डिफरेंस चाहिए था, वाई लिख के छोड़ दो, एक समय पर एक की वैल्यू निकलती है, सारी एक साथ नहीं निकलती, तो ईयर आ गया आपके पास, 3 साल हो गया। अगर आपको डे चाहिए होता तो वहां पर आप डे लिख देते, अपनी मर्जी से कुछ चलता ही नहीं है एक्सेल में, प्री डिफाइंड है। ठीक है, तो मेरा जवाब है नहीं लिख सकते। ओके, और कोई सवाल किसी का। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है डेट वैल्यू, इसमें किसी भी डेट को कंबाइन किया जाता है, अगर डेट आपके पास अलग अलग है, जैसे 11 अप्रैल 2002, और मुझे कंबाइन करके यहाँ पर डेट बनानी है,
तो मैं बना सकता हूँ। कैसे बनाना है, आप फॉर्मूला लगाएंगे डेट वैल्यू, हमने फॉर्मूला लगाया है डेट वैल्यू। अब इसमें एक ही पैरामीटर पूछा जा रहा है जबकि पैरामीटर 3 है, तो आपको इन तीनों पैरामीटर को कंबाइन करके डालना है। और एक्सेल में कोई चीज कंबाइन करने के लिए M% यूज करते हैं, जैसे 11 लिखो फिर ये M% लगा दो, इससे कंबाइन होती है चीज। फिर अप्रैल का महीना M%, फिर मंथ M%। अभी एंटर करोगे तो ये आपको एक वैल्यू देगा, डेट नहीं देगा, अभी भी वैल्यू देगा डेट की। अब इसको डेट में कन्वर्ट कर लो। शॉर्टकट क्या बताया था डेट का, एक शॉर्टकट बताया था ना डेट चेंज करने का, कंट्रोल शिफ्ट 3 नंबर, भूल गए आगे डेट यहाँ पर आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास अगला फॉर्मूला होता है एंड ऑफ द मंथ। कोई भी डेट अगर आपके पास है और आपको इसकी आखिरी तारीख पता करनी है, जैसे ये डेट लिखी हुई 12 अक्टूबर 2000, देखो 12 अक्टूबर लिखा होगा नहीं, तो इसके मंथ की आखिरी डेट क्या बनेगी, 31 ना, आ रही है ना बन के। ये कैसे निकला, फॉर्मूला लगाया एंड ऑफ द मंथ, सामने से डिटेल ली है, और यहाँ पर एज अ रेफरेंस जीरो डालना है। जीरो का मतलब होता है करंट मंथ, जो भी डेट आपने सिलेक्ट करी है करंट मंथ का मतलब क्या हो गया, इसमें जो महीना आ रहा है, इसमें कौन सा महीना आ रहा है, अक्टूबर, तो अक्टूबर महीने पे काम करेगा। अगर आपने 1 लिख दिया तो अगला महीना, और 2 लिख दिया तो, समझ गए, और -1 लिख दिया तो आप देखना पिछले महीने की डेट आएगी आप, है ना। सवाल इंटरव्यू में कैसे पूछते हैं, जिसमें दिमाग होगा ना वो क्लियर करता है। सवाल ऐसे पूछा जाएगा, जो भी डेट लिख रखी है इसके बाद जो भी पहला महीना आएगा, जो भी नेक्स्ट महीना आएगा उसकी पहली डेट लिख के दिखाओ। अरे जो भी नेक्स्ट महीना होगा उसकी पहली तारीख लिख के दिखाओ। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, तुक्का मार रहा है ना, इसको तुक्का बोलते हैं। पता थोड़ी ना तुमने तुक्का मारा, तुमने पढ़ा अभी तक स्टार्ट में, फिर तुक्का ही तो बोल रहे हो, तुक्का ही तो बोल रहे हैं, इसको तुक्का ही तो लगा रहे हो। गैसिंग तुक्का ही तो होती है, ये तुक्का ही तो बोला मैंने आप लोगों को, आपको कंफर्म है। आपने बोला कि एंड होता है तो स्टार्ट, ये तुक्का ही बोलते हैं इसको, यही बोल रहा हूँ आप, उसको बोलते हैं गैसिंग यानी तुक्का। क्या पता लग, तुक्के को मतलब समझते हो, क्या पता लग जाए, ये तुक्का ही तो था। इंटरव्यू में तुक्के नहीं चलते, या तो कंफर्म हो तो चलता है, अब कंफर्म है नहीं है, तुक्का ही लगा रहे हो आप, इसी को बोलते हैं गैसिंग और तुक्का। ऐसे नहीं चलेगा बेटा। अभी देखना, जीरो आखिरी डेट हो गई, +1 कर दिया, एक डेट आगे की हो गई, निकल गया कि नहीं निकला, बुद्धि चाहिए। मैं आपको ये सारे फॉर्मूले पढ़ा दूं, सब कुछ एक्सेल पूरा पढ़ा दूं, काम जब भी नहीं होगा। अच्छा देखो, तुमने पूरे पढ़े अभी तक डेटा वेटा सारे, जो मैंने अब तक पढ़ाया है, मैं साबित कर दूंगा अगर तुम्हें वो नहीं आता तो, बोलो। पढ़ने से नहीं आता, याद रखना ये बात, मेहनत करने से आता है। और इसको मेहनत नहीं बोलते जो अभी तुम कर रहे हो, ये एक नॉर्मल स्टडी है जो हर बच्चा करेगा। अगर 100 बच्चे बैच में बैठे ना तो 100 के 100 करेंगे। हार्डवर्क और पढ़ाई एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। जैसे यहाँ बुद्धि लगी, आखिरी डेट निकल गई थी ना, अगर मैं इस पर +1 करूँ तो अगले दिन पे नहीं चला जाऊंगा, ये बुद्धि लगी, ये लगा सेंस। ये सेंस नहीं मिलेगा तुमको कभी भी, पूरा एक्सेल खत्म हो जाएगा, पूरा डेटा एनालिटिक्स खत्म हो जाएगा, ये सेंस नहीं आएगा तुम्हें। ये सेंस कब आएगा, जब तुम खुद से ऐसी चीजें करना स्टार्ट करो। इसलिए मैंने जो भी तुम्हें पढ़ाया है ना, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया, अगर मैं तुमसे वो पूछूं तुम वो बता दोगे, लेकिन अगर मैं तुमसे उन्हीं में इंटरव्यू तरीके से पूछूं, मुझे चेक कर रहा है तुम्हें कितना आता है, कौन बच्चा मेहनती है, एक का भी उत्तर नहीं निकलेगा तुम में से। तुम्हें जिस दिन भी कहे ना कि सर डेमो दे दो, मैं पूछना स्टार्ट करूं, नहीं निकलेगा। लेकिन ऐसे करके फिर तुम कहोगे सर हमें पढ़ा नहीं है, तुम्हारा मनोबल टूटेगा, इसलिए बताना सही नहीं है ना। मैं जैसे ही तुमसे पूछूंगा तुम्हारा मनोबल टूट जाएगा। बस मैं तुमको इन्फॉर्म क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मेहनत तुम्हें करना है, मेहनत वो नहीं होती जो अभी तुम कर रहे हो, मेहनत अलग ही चीज होती है बेटा, ठीक है, अलग से दिखेगी मेहनत कर रहा है बच्चा। जब कंपनी आपका इंटरव्यू लेती है, कंपनी इंटरव्यू इसलिए नहीं लेती कि तुम्हें ये आता है, कंपनी इंटरव्यू लेती है ये आता है, ये है, सोचने की ताकत है, सेंस है, समझते हो चीजों को, ऑब्जर्व कर पाते हो। कभी भी देखना जब इंटरव्यू होता है एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाते हैं,
है ना? तुम्हारी बुआ की बहन के लड़के का बेटा, उसका बहू तुम्हारी अरे भैया हमें क्या, ये क्यों पूछते हैं सवाल? तुम सोच पाते हो? हाँ? आजकल थोड़ी सी भी चीज के लिए जब सोचना पड़ता है ना बेटा, कैलकुलेटर निकल जाता है। अब मैं तुमसे कहूँ 17 जमा 18 जमा 20 जमा 29 जमा 15 जमा 16 कितना होता है, पता नहीं। सोचना पड़ता है कि नहीं सोचना? तो ब्रेन कहाँ काम कर रहा है? इंटरव्यू में जब आपसे चीजें पूछी जाएंगी तो आपको नहीं बोलेगा कैलकुलेटर यूज करो, है? और आपसे जानबूझ के ऐसा सवाल करेंगे जहां पर कॉन्सेप्ट नहीं चलता, यहाँ पे लॉजिक चलता है। लॉजिकली तो दिमाग से सोचा जाएगा बेटा, ठीक है? एक ऐसी तुमसे चलो एक चीज पूछता हूँ। यहाँ पर हमारे पास मार्च का महीना 1 तारीख को शुरू हुआ 31 को खत्म हुआ, हमको उनके वर्किंग डेज निकालने हैं। जैसे ऑफिस में जब आप काम करते हो तो जिस दिन आप काम करते हो वो आपके वर्किंग डेज होते हैं, जिस दिन आपकी छुट्टी होती है वो वीकेंड होती है। तो एमएनसी कंपनी में सैटरडे संडे को छुट्टी होती है, वीक ऑफ होता है। तो हमको मार्च के महीने में सैटरडे संडे को काउंट नहीं करना, बाकी सब दिन काउंट करने हैं। तो ये कैसे करते हैं? उसके लिए फॉर्मूला होता है नेट वर्क डेज। आपको इसमें स्टार्टिंग डेट लेनी है और एंडिंग डेट लेनी है, बाकी का काम इस पे छोड़ दीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा 21 दिन थे उसमें। अब यहाँ पर एक सवाल हो सकता है इंटरव्यूअर का, क्लाइंट का, कि सर अगर जरूरी है किसी का वीकेंड हो सकता है कि संडे का हो केवल, तो कैसे काउंट करेंगे? तो वो भी बता देते हैं। उसके लिए आप फॉर्मूला चेंज कर देंगे, आप उसमें लगाएंगे नेट वर्क डेज डॉट इंटेलेक्चुअल। तो यहाँ पर आपको वीकेंड चेंज करने की परमिशन मिलेगी। इसमें आप अपनी स्टार्टिंग डेट दें, एंडिंग डेट दें और उसके बाद अपना वीकेंड बताएं, लिस्ट आ जाएगी वीकेंड की। आप सिलेक्ट करें आपका वीकेंड कब का है। हमारा वीकेंड अगर संडे का तो कोड आ रहा है 11, आप डाल दें 26 दिन का है वो। इसमें उसने सैटरडे को काउंट कर लिया, कुछ भी निकाल सकते हो ऐसे आप। समझ आ गया यहाँ तक? अब ऐसे हो मेरे को देख लेना, वो अलग से ऐड होते हैं ना। नहीं समझ, अलग से का मतलब आपने बीच में 2 छुट्टी कर ली, 2 छुट्टी कर ली, आपके वर्किंग डे कितने निकले थे 21, तो 21 में से -2 करूंगा ना लीव देख कर, आपकी लीव कितनी है उसका इससे कोई मतलब थोड़ी ना है। हमें तो यहाँ पर आपके वीकेंड को माइनस करना है। आप अगर पर्सनली कोई छुट्टी लेते हो तो अलग से माइनस होती है, ऐसा सॉफ्टवेयर थोड़ी ना है। तो नेशनल हॉलीडे हर बार चेंज होती है, दिवाली फिक्स थोड़ी ना कब की होती है। पक्का पता है? 26 जनवरी फिक्स होती है, 1-2 फिक्स है ना, तो वो हम डाल सकते हैं। जो फिक्स है वो हम डाल सकते हैं, एक दिन फिक्स है आप डाल सकते हो, उसको ऐड ऑन कर सकते हैं प्लस 100। अब दिवाली थोड़ी ना कभी भी हो सकती है, उसको कैसे करें? तो सिस्टम को नहीं पता ये चीज, एक्सेल में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, तो उस चीज के लिए आप मैनुअली करते हैं। जो चीज फिक्स है, जैसे हर कभी आप ऑफिस में जाएंगे तो ये तो फिक्स है ना आपका वीक ऑफ कब होगा, उसको निकाल सकते हैं। ये कभी फिक्स नहीं होता कि आपकी छुट्टी कब होगी। अब एचआर को थोड़ी ना सपने आए कि कल नवीन सर छुट्टी पर आएंगे, वो तो मैं कहूंगा ना कि सर आई एम इमरजेंसी, मैं नहीं आ सकता। समझ में आया? अब जिसने माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल का फॉर्मूला बताया था, क्या वो मेरे से मिल के गया था या आप लोगों से मिल के गया था कि आप छुट्टी कब लोगे? समझ में आ रही चीजें? तो जो मैनुअल होती है उस पर ऑटोमेशन नहीं होता है। गॉट इट? तो यहाँ पर मोटा मोटा आपको बता दें, वीकेंड से आप डाल सकते हैं। छुट्टी इंक्लूड करनी है तो अलग से डाल के आप ऐड ऑन कर दीजिए छुट्टी। अगला हमारे पास फॉर्मूला आता है वीक नंबर। वीक नंबर क्या होता है? एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52। ठीक है, आज ये डेट लिखी हुई 12 अक्टूबर, हमको पता करना है कि साल के कौन से सप्ताह में है। कोई तो चल ही रहा होगा, 41वां 42वां कुछ तो होगा। कैसे निकालेंगे? आप यहाँ पे लिखो वीक नंबर, ले लिया डाटा। अब एक लिस्ट आ जाएगी, आगे लिस्ट, इस लिस्ट में 2 नंबर डाल देना। क्या डाल देना? ये 2 क्यों डाला मैंने? हमारा वीक मंडे से शुरू होता है तो मंडे का कोड 2 है। हमारा वीक कब से स्टार्ट होता है? मंडे से स्टार्ट होता है। मंडे का कोड कितने? मंडे का कोड दे, देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, 1 2 ऐसे। समझ आ रहा है मंडे का कोड कितना है, कौन सी पोजीशन है इसकी? 2, हमारे कैलेंडर के हिसाब से तो यहाँ 2 डाल दिया मैंने। अब ये टोटल वीक मेरे को काउंट करके बता देगा कि 12 अक्टूबर साल का कौन सा सप्ताह है, 41वां सप्ताह है। मतलब अभी साल को खत्म होने में 11 सप्ताह बाकी है। आज क्या है? कल इस फॉर्मूले को लगा के देखना 42 आएगा, क्योंकि कल मंडे टच हो जाएगा। मंडे टच होते ही 42 सप्ताह स्टार्ट हो गए। समझे? अगर मैं संडे का कोडिंग कैलकुलेट करूं तो 42 आ जाएगा, संडे का कोड होगा उसमें कोई ना, मैंने मंडे का कोड 2 लिखा है ना। अब संडे का डाल के देखना, तो संडे के अकॉर्डिंग ये सप्ताह स्टार्ट हो चुका है हमारा। ये देखो कैलेंडर संडे से स्टार्ट है ना इसमें,
ये देखो 12, इसके ऊपर ये घड़ी ऐसे काउंट करो ना 1 2 3 करके, ये 43वां मतलब 42वां सप्ताह स्टार्ट हो गया इसके अकॉर्डिंग। अब इसके नीचे देखोगे 10 सप्ताह और बच रहे होंगे, महीना समाप्त। समझ आ गया यहाँ तक? अच्छा अगला होता है वीक डे का। अच्छा एक वीक में कितने डे होते हैं? 7 होते हैं। हमारे वीक का शुरुआती दिन कौन सा होता है? मंडे। तो मंडे हमारा कौन सा दिन हो गया? एक्सेल के हिसाब से ना, वो तो हमारे हिसाब से कौन सा होगा भाई? ये देखो एक्सेल खोलो, एक्सेल के हिसाब से इनका वीक संडे से है, और हमारे हिसाब से तो हमारे लिए तो मंडे 1 है ना। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? इन्हीं चीजों का तो ध्यान रखना होता है, इसीलिए तो हम इंसानों को दिया जाता है काम करने के लिए, मशीनों पे सारा डिपेंड नहीं है काम। ठीक है, हम सोच सकते हैं, मशीनें भी सोचने लग गई हैं आजकल, तो एआई आ गया है। ठीक है, फिर भी हम पे चलाने के लिए भी तो हम चाहिए, वो अपने आप थोड़ी ना चलती हैं, चलाने के लिए भी तो ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेट करने के लिए भी इंसान चाहिए। इंसान वो चाहिए जो एआई ऑपरेट कर ले। आया समझ में? तो एआई से जॉब जाएंगे ठीक है, लेकिन एआई से उनकी थोड़ी ना जाएंगे जिनको एआई ऑपरेट करना आता है, उनकी तो भर्ती होंगी। समझ गए? एआई से जॉब जाएंगे निश्चित है, लेकिन जो एआई सीख लेगा उसकी थोड़ी ना जाएगी, उसको एआई ऑपरेट करना आता है, ये पक्का हो गया, काम हो गया उसका पक्का। तो देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, ये लगाया वीक डे, तो ले देके मोरल ऑफ द स्टोरी आ गया बेटा, एआई सीखना ही पड़ेगा, चाहे तुम आज सीखो, कल सीखो, चाहे 2 साल के बाद सीखो, सीखना कंपलसरी हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब जो यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर ले लो सामने से दिन, ले लिया। एक्सेल के अकॉर्डिंग हमारा डे कब से स्टार्ट होता है? मंडे का 2, उसके अकॉर्डिंग 2 ही डालोगे ना आप, उसके अकॉर्डिंग क्या डालोगे? 2 डालोगे। अभी एंटर करो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ गया, यानी कि 19 सितंबर 2025 को फ्राइडे था, 5 नंबर फ्राइडे का कोड होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अच्छा आज का ही चेक करा दें, आपको आज का चेक करा देते हैं। आज का 7 आया, समझो आप संडे है आज, काउंट करो मंडे से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो वीक डे भी निकाला जा सकता है। अब कोई भी डेट, 31 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, कैसे पता करें? डेट 2025, 12वां महीना, 31 तारीख, बुधवार, यानी नया साल बुधवार का है, राष्ट्रीय कब है? बुधवार का पड़ेगा, बुधवार की छुट्टी। यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट यहाँ पे? अब सवाल दें आपको, कोई डाउट नहीं होगा? 2 डेट के बीच का वीक नंबर होता है कभी? कैसे? ये देख 2 डेट आज की, देख जादू, ये हो गई आज की डेट, ठीक है, और ये होगी आज की डेट से 45 दिन आगे की डेट, तो इसके वीक नंबर का मतलब क्या हुआ, क्या कॉन्सेप्ट हुआ, क्या क्या इसमें कुछ समझ में आ रहा है? वीक नंबर क्या है इसके बीच में, क्या वीक नंबर? अच्छा ऐसे डिफरेंस, वीक डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ये लास्ट डेट ले ले, माइनस कर दे, ये टोटल दिनों की संख्या आ जाएगी, आ गई, इसको 7 से भाग कर दे, उतने सप्ताह हो गए। ये तो मैथ की टर्म है बेटा, इसमें एक्सेल क्या कर लेगा, ये 7 से भाग कर दे, 6 सप्ताह और 42 मतलब छठा सप्ताह चल रहा है, निकल गया मोटा मोटा। और बताओ, 45 दिन हुए ना, तो 45 दिन का मतलब 6 सप्ताह हो गए, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो 7वां सप्ताह चल रहा है। और कोई डाउट किसी का? इन सवालों के लिए एक्सेल थोड़ी ना काम आएगा, इन सवालों के लिए तो आपकी +2 11वीं 12वीं की पढ़ाई काम आएगी। जब भी तो कहते हैं जॉब चाहिए, ग्रेजुएटेड हो, क्या पूछते हैं, क्यों पूछते हैं ग्रेजुएट? तुमसे थोड़ी ना वो पानीपत की लड़ाई पूछेंगे। ग्रेजुएटेड का मतलब है आप मैच्योर हो गए हो, आपको चीजों की समझ है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जमा घटा गुना भाग, चीजों को परखने की, ऑब्जर्व करने की ताकत है तुम्हारे अंदर। +2 के बच्चों को क्यों नहीं देते जॉब? अभी भी अबोध ही होगा वो। ग्रेजुएशन को क्यों देते हैं, जबकि ग्रेजुएशन का बच्चा कुछ सीखता नहीं है ना, पढ़ता है, फिर भी क्यों देते हैं उसको जॉब? क्योंकि ग्रेजुएशन का बच्चा बाहर निकलना सीख गया है घर से, दुनियादारी में बैठना सीख गया है, ये इसीलिए देते हैं मॉड्यूल। असली असली कॉन्सेप्ट यही है इसके। आप कहते हो ना +2, भले आप बाहर घूम रहे हो लेकिन नहीं देंगे आपको प्रायोरिटी, जबकि आपकी ग्रेजुएशन की कोई पढ़ाई उनमें काम नहीं आती, कुछ भी आप जो पढ़ते हो कहाँ यूज होता है, है? नॉलेज आ गई ना, एक्सपीरियंस नहीं आया ना, तजर्बा, यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस आता है बाहर से, तजर्बा
समझे बात? कॉलेज में जाके कॉलेज में जाके कॉलेज में जाके पढ़ाई कम हो जाती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है। कॉलेज वाले बच्चों को ना प्लस टू, हाँ, लाइफ का तो तजर्बा चाहिए। कंपनी को क्या करना है? कंपनी को नॉलेज और लाइफ का तजर्बा, उसको बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस। नाम सुना है कभी यूजर एक्सपीरियंस? वही होता है, एक होता है नॉलेज वाला एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, एक होता है यूजर एक्सपीरियंस। आप अगर किसी कॉलेज में पढ़े तो आपको यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा ठीक होगा। अब देखो कई सारे यूजर एक्सपीरियंस आपको करवाते हैं। अब यहाँ पर पहला टास्क, यहाँ पर एक डेट दी हुई है, इस डेट को इस फॉर्मेट में लिखना है। ये क्या लिखा होगा ऊपर? 10, ये लिखा हुआ है 7, ये देख क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है 12 अक्टूबर 2025। ठीक है, इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। मतलब यहाँ पे 12 अक्टूबर 2025 ऐसे फॉर्मेट में आते हैं। कुछ और लिखा हुआ मैंने समझाने के लिए, लेकिन आ जाए ऐसे फॉर्मेट में। ठीक है, अब मैंने तुमको ये बताओ थर्सडे कैसे निकालते बताया नहीं है क्या? अगस्त कैसे निकाल, बताया सब कुछ है, लेकिन तुमको ये नहीं पता ये सारा ऐसे कैसे आएगा। यही कमी है बस, इसी को सीखना है तुम्हें। अगर तुम कहोगे सर ये बता दो, क्या मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा? चीजें पढ़ा दी ना, अब तो जिंदगी का तुम्हें तय करना है ना। यही होती है पढ़ाई। अगर मैंने तुम्हें आज ये बता दिया, कल वो पलट के आ गया, फिर क्या करोगे? कभी किसी जगह फिर पलट के आ गया, क्या करोगे? फिर फेल हो जाओगे। इसीलिए टास्क होते हैं बेटा, करना सीखो। अभी हो गया पहला सवाल। अच्छा, दूसरा सवाल, यहाँ पर एम्प्लॉयज के नाम है, ये उनके इन टाइम और आउट टाइम है, आपको उनके वर्किंग आवर निकालने हैं। क्या निकालने हैं भाई? इस एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया, निकालने हैं आपको। ठीक है, ये तीसरा सवाल है। यहाँ पर आपको डे नंबर निकालना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 12 अक्टूबर 2025 डे नंबर निकालना। अब डे नंबर क्या होता है? एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर यहाँ पे 1 जनवरी लिखा होता तो ये साल का कौन सा दिन हो गया? और 10 जनवरी होता तो, और 1 फरवरी होता तो, और 12 अक्टूबर होता तो, निकालो निकालो। समझ में आ गया? फॉर्मूला लगा के निकालना है मैन्युअली। तो ये 3 सवाल है, कर लेना। एक्सेल की खास बात बताऊं मैं आपको, याद रखना। एक्सेल में जब भी आपको कभी काम मिलेगा ना पढ़ने के बाद, जैसे आप काम देखोगे, काम देखते के साथ ही स्टार्टिंग में जो हमारे मन से आवाज आती है वो आती है आई कैन। आप उस काम पे 5 मिनट बिता लेना बस, आपकी आवाज चेंज हो जाएगी आई कांट। 5 मिनट बिता लेना बस उस सवाल के ऊपर, ईमानदारी से। चैट जीपीटी गूगल नहीं करना, ईमानदारी से 5 मिनट बिताना पहले उस सवाल पे। थोड़ी देर के अंदर फीलिंग आएगी आई कांट आई कांट। उसी को बोलते हैं हार्ड वर्क। करना है आपको बस। एक्सेल में किसी भी काम को देखो तुरंत हाँ कभी मत भरना। आप किसी जॉब में लगे, कमर्शियली काम है, 4-5 लोग हैं, कोई काम दिखा है, तुरंत में बढ़ गए, अरे ये तो देखा हुआ है सर, मैं कर दूंगा इस काम को। तुमने अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तो करना तो पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने स्टेटमेंट बोली, एक्सेल में कभी भी कोई काम मिलेगा ना, चाहे कैसा भी हो, पहली आपकी सोच जो आपके माइंड में आएगी वो आएगी आई कैन। थोड़ी देर के बाद ही बस वक्त लगता है, 2 से 4 मिनट का वक्त लगेगा तुम्हें। तुम थोड़ी देर के बाद बोल दोगे आई कांट आई कांट। यकीन नहीं होता तो तीनों सवाल देख लो तुम्हारे सामने, ईमानदारी से करने बैठना तुम, ईमानदारी से ना। तुमको अंदर से फीलिंग आ जाए आई कांट आई कांट, समझे? आपको करना है, वही फीलिंग ही तो आनी चाहिए। फीलिंग आ गई, वहीं से आपका चैलेंज स्टार्ट होता है। आई कांट में इसको कैन बनाना है, कांट को कैन करना है बस, और धीरे धीरे हो जाएगा। बस लॉजिक लगेंगे, क्या लगेंगे? लॉजिक। जैसे मैंने तुमसे एक सवाल करा था वो कपास वाला, तुम पे पता क्यों नहीं निकला? ऐसा नहीं है तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, सब पे है। मैं जो सवाल कराता हूँ समझाता हूँ, समझ में सबको आ रहा है ना? मतलब सबके पास है, ब्रेन सबके पास दिया, अच्छा खासा ब्रेन है, हेल्दी ब्रेन है। क्या चीज नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास टैक्टिक्स नहीं है, टेक्निक्स नहीं है, लॉजिक्स नहीं है। यही पंगा है तुम्हारा। और ये लॉजिक कैसे आएंगे? जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल करो, क्योंकि हर सवाल को करने में एक लॉजिक होता है। मैंने आपको ये भी जो सवाल करा है, हर एक में एक लॉजिक लगा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था कोई भी डेट का अगले महीने का पहला तारीख निकालना है, वो भी एक लॉजिक था। आप जितने ज्यादा से ज्यादा टास्क करोगे उतने ज्यादा से ज्यादा लॉजिक बनेंगे आपके। और ज्यादा से ज्यादा लॉजिक बनने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा चांस है इंटरव्यू क्रैक करने का, ज्यादा से ज्यादा चांस है कंपनी में सर्वाइव करने का, ज्यादा से ज्यादा चांस है सवालों को सॉल्व करने के। ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है,
चलो आप ट्राई करके देख लो, 10 मिनट है मेरे पास, इसमें से कोई भी एक सवाल उठाओ और आप बताओ कौन सा करना चाहते हो, उसी को खोलते हैं। बताओ। आज की क्लास को मैं वैसे ओवर करता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।